प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं तेज सिंह शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्याय 14 सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इसका परिचय, सांख्यिकी में क्या क्या परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन से उपविषय है, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका पर जाते हैं। तो आओ बच्चों, देखिए सांख्यिकी की भूमिका। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों, ग्राफों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्रिकेट में बल्लेबाजी का औसत, क्रिकेट में गेंदबाजी का औसत, परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, नगरों के तापमान और मतदान के परिणाम। ये सभी चीज़ें जो है हमें सूचनाओं के रूप में प्रतिदिन मिलती रहती है। तो अब सांख्यिकी का इसमें क्या रोल है वो देखेंगे आप। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहा जाता है। यानी कि सिस्टेमैटिक इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहा जाता है। तो सांख्यिकी का अर्थ वह विषय है जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी एक बहुत वास्ट टर्म है, इंग्लिश में इसे हम स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का भावार्थ है कि अगर हम एक सिस्टेमैटिक तरीके से आंकड़ों के संग्रह करें, उसका प्रस्तुति करें और उसका विश्लेषण करें, तो इन सभी के आंकड़ों को जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वह एक सांख्यिकी कहलाती है। तो अब हम सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले जो उप इसके विषय हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले देखते हैं आंकड़े क्या होता है। डाटा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्य या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं आंकड़े कहा जाता है। देखिए, निश्चित उद्देश्य से कहने का मतलब है जैसे कि हम बल्लेबाजी का औसत निकालने जा रहे हैं, तो वो भी एक उद्देश्य है कि किस एवरेज के साथ बैटिंग हो रही है। तो इसे हम संख्यात्मक या अन्य रूप से अगर हम इन आंकड़ों को प्रदर्शित करें तो इसे आंकड़े कहा जाता है। तो निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, देखिए संख्यात्मक भी हो सकते हैं, चिन्हों के रूप में भी हो सकते हैं, इन्हें आंकड़ा कहा जाता है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये भी एक इसका आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं हम। नगरों के तापमान, विभिन्न नगरों के तापमान कह सकते हैं हम। और मतदान के परिणाम, अब नगरों के तापमान अलग अलग तरीके से होंगे जिसमें हम पूछ सकते हैं सबसे अधिक किस नगर का तापमान है, सबसे कम किस नगर का तापमान है। मतदान के परिणाम में हम ये पूछ सकते हैं किस उम्मीदवार ने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं और किस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं। और इन सभी आंकड़ों को हम एक व्यवस्थित रूप में रख सकते हैं। तो ये सभी जो आंकड़े हैं, उसी तरह से आप परीक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को भी देख सकते हैं कि किस विद्यार्थी ने कौन सी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं। जैसे कि
आज अभी आपकी समेटिव असेसमेंट हुई थी, उसमें आपने कितने अंक प्राप्त किए, कौन से विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, और जब आपके आगे फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें आपने कितने अंक प्राप्त किए, इन सभी को एक व्यवस्थित रूप में रखना ही आंकड़ा कहलाता है। अब इसी आंकड़े में हम जाएंगे प्राथमिक आंकड़ों पर। क्या प्राथमिक आंकड़े क्या है, जिसे प्राइमरी डाटा हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब अन्वेषक स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, तब इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। तो देखिए, अन्वेषक स्वयं अपने दिमाग में एक उद्देश्य फिक्स कर लेता है। अन्वेषक आप समझ सकते हैं, आंकड़ा इकट्ठा करने वाला, कि इसको हमने अपने दिमाग में ही इकट्ठा करना है, तब इस प्रकार के एकत्रित किए गए आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, कक्षा में छात्रों की संख्या, अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, पिछले 2 वर्षों के घर की बिजली का बिल, इन सभी के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो ये एक प्राइमरी है, यानी प्राथमिक आंकड़े हैं। अब है गौण आंकड़े, यानी सेकेंडरी डाटा जिसे हम कहते हैं। जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं मिलने से पहले ही एकत्रित है आंकड़े, दोबारा से सुनिए, जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है आंकड़े प्राप्त किए गए हों, इन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहा जाता है। यानी कि हमने कहीं से डाटा इकट्ठा किया, परंतु हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही है, सूचनाएं उसके बारे में पहले से ही है, उन्हें हम गौण आंकड़ा कहते हैं। जैसे क्रिकेट में बल्लेबाजी का औसत, क्रिकेट में गेंदबाजी का औसत, नगरों के तापमान, मतदान के परिणाम, ये हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को हमने निकालना नहीं है। जैसे किसी टीम की बल्लेबाजी हो रही है या गेंदबाजी हो रही है, तो वो हमारे पास पता लग जाता है कि ये टीम की बल्लेबाजी किस औसत से हो रही है, गेंदबाजी किस औसत से हो रही है। नगरों के तापमान ज्ञात किए होते हैं पहले कि आज फलाने नगर का तापमान इतना था। मतदान के परिणाम भी रिजल्ट आने के बाद हमें पता लग जाता है, तो उनको हमको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आंकड़े ऑलरेडी निकले होते हैं, उन्हें हमें सिर्फ व्यवस्थित करना होता है। तो यानी किसी सोर्स से, किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है, आंकड़े प्राप्त किए गए हो, इन आंकड़ों को हम गौण आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों को एकत्रित करने का काम समाप्त होने के उपरांत ही अन्वेषक को इन आंकड़ों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की विधियों को ज्ञात करना होता है जो अर्थपूर्ण हो, सरलता से समझी जा सकती हों और एक ही झलक में उसके मुख्य लक्षणों को जाना जा सकता हो। इन्हें कैसे रख रहे हैं, आरोही। देखिए, प्रस्तुतिकरण करना हमने आरोही यानी असेंडिंग, बढ़ते क्रम में, मतलब किस तरह से हम रखेंगे आंकड़ों को, ये आपको बताने जा रहा हूं। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। यानी कि जैसे कोई डाटा हमारे पास अव्यवस्थित तरीके से दिया होगा, कहीं वैल्यू कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं आगे पीछे है, तो हमने इन सभी को एक बढ़ते क्रम में रखना है, उसे हम आरोही क्रम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक देखिए, 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62, ये आगे पीछे थे। अब आरोही क्रम में क्या होगा, पहले सबसे छोटा 25, फिर उससे बड़ा 36, फिर उससे बड़ा 42, फिर उससे बड़ा 55, फिर उससे बड़ा 60, फिर उससे बड़ा 62, उससे बड़ा 73, फिर उससे बड़ा 75, फिर उससे बड़ा 78 और अंत में सबसे बड़ा यानी कि 95 आएगा। यानी कि पहले सबसे छोटा और अंत में सबसे बड़ा, यानी हमने इस जो हमारे पास आंकड़ा था इसे हमने आरोही क्रम में रखा। इसी प्रकार से अवरोही क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे कि यही आंकड़ा हमारे पास था गणित की परीक्षा में 10 द्वारा प्राप्त किए गए। अवरोही क्रम में क्या होगा, 95 सबसे पहले आ जाएगा और जो 25 है सबसे छोटा जो है ये सबसे
बाद में आएगा। तो 95 सबसे बड़ा था, फिर उससे छोटा 78, फिर 75, फिर 73, फिर 62, फिर 60, फिर 55, 42, फिर 36 और अंत में 25। इसे हम अवरोही यानी घटता हुआ क्रम कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे परिसर क्या होता है। परिसर आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। परिसर यानी अधिकतम मान और न्यूनतम मान। जैसे हमने अभी किया था कि गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थी प्राप्त किए गए, आरोही क्रम में इसे रखा है, 25 सबसे छोटा है, 95 सबसे बड़ा है। तो इसका परिसर क्या आएगा? अधिकतम मान क्या है? 95 और न्यूनतम मान क्या है? 25। तो इसका परिसर आएगा 95 माइनस 25 यानी कि 70। ये हमारे पास इसका परिसर आ जाएगा। इंग्लिश में हम परिसर को रेंज कहते हैं। अब हमारे पास बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, बारंबारता क्या होती है देखिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान रखें। इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। मान लीजिए विद्यार्थियों के अंकों में 2 विद्यार्थियों के सेम अंक भी तो आ सकते हैं। देखिए गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थी से प्राप्त किए गए अंक 55, 33, फिर से 55, 65, फिर से 55, 33, 78, 75, 62। यानी कि जो अधिक बार आया है 55 की बारंबारता क्या है? 3 है। क्यों? क्योंकि ये 3 बार आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 55 की बारंबारता क्या है, तो आप कह सकते हैं 55 की बारंबारता 3 है क्योंकि वो आंकड़ों में 3 बार उपलब्ध है। ये हमने वर्गीकृत बारंबारता पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी क्या है? ध्यान दीजिए। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक लीजिए हम ले लेते हैं। अंक है 10 अंक। कितने विद्यार्थियों की संख्या कितने 10 अंक लेने वाले? 1 है। 20 अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? ये भी 1 है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 36 अंक लेने वाले विद्यार्थी 3 हैं, 40 अंक लेने वाले 4 हैं, 50 अंक लेने वाले 3 हैं। तो इसी प्रकार नीचे को आप देख सकते हैं। यानी सारणी को अवर्गीकृत बंटन सारणी या केवल बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वर्गीकृत नहीं है। अब वर्गीकृत कैसे होगी ये आपको समझा दिया जाएगा। ध्यान दीजिए 50 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3 है। सत्तर अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4 है। अब देखिए बारंबारता बंटन सारणी। इस प्रकार की सारणी को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए इसमें बचे हुए पौधों की संख्या, मिलान चिन्ह, विद्यालयों की संख्या। देखिए किसी विद्यालय में कितने पौधे बचे हैं उसकी ये संख्या है। तो हमारे पास 20 से 29 पौधों की संख्या वाले 3 हैं, 50 से 59 वाले 8 हैं। तो जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी होती है, इन सारणियों को बनाने में हम मिलान चिन्हों यानी टैली मार्क्स का उपयोग करते हैं। जो ये बीच में आप देख रहे हैं पिंक कलर से मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें जो है हम मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स कहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है।
सांख्यिकी अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गई, आप बिल्कुल इसे नहीं भूलेंगे। बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान भी है, तो इन पर आप ढंग से ध्यान देंगे। और मिलान चिन्ह यानी कि कौन सी जो कोई आंकड़ा है वो हमारे पास दिए हुए आंकड़ों में, जो आंकड़ों की सारणी दी है उसमें कितनी बार उपलब्ध है, ये मिलान चिन्ह का काम है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि 80 से 89 तक जो है 23 विद्यार्थी थे, तो उनको हमने मिलान चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया। तो प्यारे बच्चों, देखिए आप, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा रहा। इन समूहों को वर्ग या वर्ग अंतराल भी कहा जाता है। जैसे 50 से 59 लिखा है हमने, आप बोलेंगे ये क्या है? इनको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। क्लास इंटरवल इंग्लिश में कहा जाता है। तो इनके माप साइज को वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहा जाता है, जो कि यहाँ 10 है। जैसे 50 को भी हमने इसमें इंक्लूड करना है, 50 से 59 तक 50 को भी गिनेंगे और 59 को भी गिनेंगे, तो टोटल हमारे पास ये 10 आ जाएगा। तो हम इसे क्लास साइज या क्लास विड्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये 10 है। तो प्रत्येक वर्ग की निम्नतम संख्या को निम्न वर्ग सीमा और अधिकतम संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा, यानी लोअर क्लास लिमिट निम्न वर्ग सीमा हो गई, अपर क्लास लिमिट ऊपरी वर्ग सीमा हो गई। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 50 से 59 की बात करें, तो 50 यहाँ निम्न वर्ग सीमा है और 59 यहाँ ऊपरी वर्ग सीमा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको समझनी बहुत जरूरी हैं। तो अब हम आंकड़ों का आलेखीय निरूपण के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं करेंगे। देखिए, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण किस तरह से होता है। नंबर 1, दंडालेख द्वारा, जिसे हम बार ग्राफ भी कहते हैं। नंबर 2, आयतचित्र द्वारा, जिन्हें हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। नंबर 3, बारंबारता बहुभुज द्वारा, जिसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दंड आलेख क्या होता है, जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं। दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है, जिसमें प्राय एक अक्ष, मान लीजिए एक्स अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाली एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। चर के मान दूसरे अक्ष पर दिखाए जाते हैं और दंडों की ऊंचाइयों चर के मानों पर निर्भर करती हैं। बाकी हम जो आयतचित्र वगैरह है, इन सब को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं जो आयतचित्र वगैरह आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ, उनको चित्रों सहित आगे जब प्रश्न करेंगे उसमें समझाया जाएगा। तो बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा, अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और लाइक भी मेरे वीडियो को जरूर करना है और अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करनी है और उनसे सब्सक्राइब भी करवाना है। धन्यवाद।